दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं कानून और आप। आज का थर्सडे का प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हो गया, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, लेकिन बच्चों के साथ घर में रहते हुए कुछ ना कोई इमरजेंसी चलती रहती हैं। किसी की कोई चीज़ गायब होगी तो किसी की कोई चीज़ गायब हो जाती है। फ़ोन नंबर आपके सामने है 0796190082। ये मेरा जो फ़ोन मेरे पास है, आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी कॉल सुन के उसको स्पीकर पे डालूंगा और ऑफ कोर्स बाकी सब लोग भी सुन सकते हैं ताकि सबको पता हो कि सवाल क्या है, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो रेगुलर देखने वाले हैं उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मुझे पता है कुछ मिस कॉल्स ऑलरेडी आई हुई हैं मेरे लेट होने की वजह से, आई एम सॉरी अबाउट दैट। जो भी पहली कॉल आएगी अब मैं ले लूंगा उसको। अपडेट्स, कोई केस लो, मैं सोचता रहता हूं कि अच्छा मैं शुरू करूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन ऑब्वियसली काम चल रहा होता है, रोजाना अपॉइंटमेंट्स भी चल रही होती हैं, ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग एंड दिस एंड दैट। उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ फोन और वीडियो कंसल्टेशंस में करता हूं। सो अगर आप बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो कॉल के ऊपर मिल सकते हैं और उसके ऊपर हम फिर डिस्कशंस कर सकते हैं आपके केस के बारे में कि उसमें आगे से क्या करना है और किस तरह लेके चलना है। सिर्फ एक चीज जो सबसे पहले मैं बताना चाहूं इससे पहले कि फोन कॉल शुरू हो जाए, वो ये कि अपील प्रोसेसेस अब चलना शुरू हो गए हैं। जो नया प्रोसेस उन्होंने बनाया है उसके अंदर अपील्स अब चल रही हैं। हमारी जो मेरी एक अभी CMR हियरिंग आ रही है और उसके अंदर जजेस की तरफ से यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी स्टेटमेंट्स, सारा एविडेंस सब कुछ लगाया जाए। होम ऑफिस की तरफ से ऑलरेडी हमें स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स आ गई हैं और हमारी स्केलेटन आर्ग्यूमेंट्स ये इसके साथ ही प्रेजेंट की जा रही हैं। डिस्कशंस करते रहेंगे, चलते रहेंगे आगे। पहली कॉल लेते हैं आज के प्रोग्राम की। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत? क्वेश्चन है जी बताइए। कि आप जी हमारे पास 2.5 PLP कार्ड है जी मेरे और मेरे हस्बैंड के पास, हाँ। और एक बेटे के पास, और दो बच्चे जो बड़े हैं उनके पास ठीक, ब्रिटिश पासपोर्ट है। ओके। क्वेश्चन मेरा ये है, चाइल्ड बेनिफिट होता है वो अप्लाई किया था, वो उसको मिल गया ठीक जब वो 10 साल का हुआ था। जी, तो जब दूसरे के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया। अच्छा, मैंने अपील किया और उसको भी रिफ्यूज कर दिया। किस बात पे? ये कि वो कह रहे हैं कि आपके पास राइट नहीं है अप्लाई करने के लिए। नहीं तो आपका जो दूसरा बच्चा है वो ब्रिटिश नेशनल नहीं है? जी वो ब्रिटिश है। वो ब्रिटिश नेशनल है, तो वो कह रहे हैं कि जी बच्चा ब्रिटिश नेशनल है फिर भी आपके पास राइट नहीं है इसके लिए अप्लाई करने के लिए। ये वो कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं जी? जी पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे कुछ रीजन दिए कि आप अगर नेशनल नहीं है, आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है, और जिसकी वजह से हम आपको जो है ना चाइल्ड बेनिफिट नहीं देंगे। वेल आई एम सॉरी जी, आई डोंट एग्री विद दैट, क्योंकि जहां तक मुझे समझ आती है कानून की और जिस तरह से मैं इतने सालों से देखता आ रहा हूं, अगर कोई बच्चा ब्रिटिश नेशनल है तो उस बच्चे का राइट है, आपका राइट नहीं है, या आपकी बेसिस के ऊपर उसको नहीं मिल रहा है, वो बच्चे के ब्रिटिश नेशनल होने की बेस पे उसको मिल रहा है। सो आपने चैलेंज किया उसको कि नहीं? जी नहीं, मैंने एक दफा अपील की थी, लेकिन वो मतलब वो फिर रिफ्यूज हो गया है। तो अभी मैं सोच रही थी सिटीजन एडवाइस ब्यूरो के थ्रू जाऊं। ऑफ कोर्स जी, आप सिटीजन एडवाइस ब्यूरो के साथ तो जरूर रब्ता कीजिए, और लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसी को लेके चलिएगा आगे। बिकॉज अगर आप सिर्फ इस नजर से देखें कि आपका स्टेटस 2.5 साल की लीव मिली हुई है, आपको बच्चों की बेस से मिली हुई है, दैट्स फाइन, वो आपका स्टेटस है, यू हैव नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, आपको मना होगा सारा कुछ। लेकिन एक बच्चा जो ब्रिटिश नेशनल हो चुका है उसका राइट बनता है कि उसको यहाँ पे एज अ ब्रिटिश नेशनल उसको जो चाइल्ड बेनिफिट है वो उसको मिलना चाहिए। ठीक हो गया। मुझे बस यही था कि मैं बड़े वाले के ले रही हूँ, तो ये ना होते जब मैं वीजे के लिए एक्सट्रैक्शन के लिए जाऊँ तो वो कहे कि आपने क्यों बड़े वाले के लिए। नहीं जी, जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आपका बच्चा ब्रिटिश नेशनल है तो वो अप्लाई कर सकता है, उसका राइट बनता है कि वो अप्लाई करे। ओके, ठीक, थैंक यू। you're वेलकम जी, you're वेलकम। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। ये काफी प्रॉब्लम लोगों को रहती है और इसका इश्यू एक और भी बनता है। इससे पहले कि अगली कॉल आए, मैं आपके साथ वो एक सेकेंड जी, अगली कॉल आई है जी। हेलो हेलो, ओहो, अच्छा प्लीज एक रिक्वेस्ट, जब आप कॉल करते हैं अगर आप मुझे फेसबुक पे लाइव सुन रहे हैं उसको प्लीज बंद कर दिया करें, या उसकी आवाज को बिल्कुल बंद कर दिया करें, अदरवाइज आपके साथ मेरी लाइव कॉल जो फोन के ऊपर होती है वो बात नहीं हो सकेगी। जो बात मैं यहां पे अभी कहना चाह रहा था, और ये बहुत लोगों को फायदेमंद रहेगी अगर आपने बात को फौरन समझ लिया। बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो ब्रिटिश नेशनल ना हो,
वो उसको रजिस्टर करा लेते हैं फॉर बेनिफिट्स। और आपके लिए अगर बेनिफिट्स आपको अलाउड नहीं है और आप ये चीज करते हैं तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम डाल सकते हैं वो। प्लस आपने जितने पैसे लिए होते हैं वो सारे पैसे आपसे वापस मांगे जा सकते हैं। सो वो बड़ा आपके सर पे एक नुकसान बन सकता है, उसको मत आने दीजिए। अगली कॉल लेते हैं जी। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मैंने आपसे प्रीवियसली कोई 2-3 हफ्ते पहले आपसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने एक एप्लीकेशन ILR की डाली थी। अच्छा अभी ड्यू थी इन अक्टूबर 10th के करीब जी। लास्ट 2019 में। उसका हमें रिस्पांस 28 जनवरी को आया था। जी। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे कि मेडिकल GP से जी। और स्कूल से बच्चों के सर्टिफिकेट बनवा के भेजे जी। कि वो वापस स्टडी करते हैं। वो हमने उनको रिस्पांस में वापस भेज दिए थे बनवा के। जी। तो उसके बाद हमें अब तक कोई जवाब नहीं आया। जी। आपने बताया, आपने कहा कि उनको ईमेल जरूर करते रहे और उनको रिमाइंडर भेजते रहे। जी। वो मैं पिछले 5 हफ्तों से उनको हर वीक के मंडे को एक रिमाइंडर भेज देता हूँ। ठीक। तो उसका भी हमें जवाब नहीं आ रहा। जी। उसके बारे में कुछ आप हमें बता सकेंगे? हुजूर एक बात सिर्फ बताऊंगा आपको, अपने इर्द गिर्द देखिए इस वक्त क्या हो रहा है और थोड़ी सी नरमी उस वजह से जरूर रखिए। आपको यह है कि जी मैं हर हफ्ते रिमाइंडर भी भेज रहा हूं, जनवरी में मैंने उनको चीजें भी भिजवा दी थी, अभी तक जवाब क्यों नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारी ऐसी अपील्स अलाउ हुई हुई हैं जिनका अभी तक स्टेटस नहीं लग कर आया और उसको भी 3-3, 4-4, 5-5 महीने गुजर रहे हैं। सो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि होम ऑफिस के पास वैसे ही डिलेज होती हैं और उसके ऊपर से जो कोरोना वायरस और ये लॉकडाउन एंड एवरीथिंग इसकी वजह से और भी डिलेज चल रही होंगी। आपको मैं एक ही चीज कह सकता हूं जी, नंबर 1 आप उनको रिमाइंडर्स डालते रहिए। आप कॉल कीजिए होम ऑफिस को, कॉल करके उनके साथ एक पेड नंबर है उनका, उस पर आप उनको कॉल करें और उनके साथ बात करें कि जी ये क्या हो रहा है, मुझे कब तक जवाब एक्सपेक्टेड है। मोस्ट प्रॉब्ली को आपको यही कहेंगे कि जी इट्स अंडर कंसिडरेशन और इट्स पेंडिंग अ डिसीजन और आपको भी इंतजार ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको और ज्यादा चैलेंज करना चाहते हैं तो आप उसको सिर्फ जुडिशियल रिव्यू में जाके चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें आप पहले प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू। लेकिन उसका भी कोई गारंटी नहीं है आपको कि उसका आपको फायदा मिलेगा, बिकॉज आपको बड़े आराम से होम ऑफिस की तरफ से रिस्पॉन्स कोर्ट को भी दिया जा सकता है कि जी हमारे पास स्टाफ कम है या तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको मैं सिर्फ इस वक्त इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा सब्र और कीजिए। आपके लिए आप जो जो हाथ पैर मार सकते हैं वो जरूर करते रहिए, लेकिन इसको दिल को मत लगाइए कि जी अभी तक होम ऑफिस ने डिसीजन नहीं लिया। ठीक है जनाब। इसके अंदर जो आप फोन नंबर कहते हैं उनके ऊपर जब हम कॉल करते हैं जी। तो वो कॉल सेंटर है, वो कहते हैं कि हमारा होम ऑफिस से कोई कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ आपको ये गाइड करेंगे, आप ईमेल करें। मैंने वो भी ट्राई की। बस आपको वही ट्राई करना है, लेकिन जो आप कॉल सेंटर की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है एक नंबर होम ऑफिस का है जो आई थिंक 123 में एंड होता है। अगर आप उस नंबर पे कॉल करते हैं तो वो आपको होम ऑफिस के साथ ही बात होती है और आप उनके साथ अपनी रेफरेंस नंबर वगैरह देके अपने केस के बारे में पता कर सकते हैं। अगर आप जाइए gov.uk वेबसाइट के ऊपर और वहां पे जाके आप वीजाज एंड इमिग्रेशन में जाइए और उसके बाद आप जाके देखें, जो थोड़ा सा उसको फॉलो अप करें और वहां से आप चेसअप करें तो वहां से आपको फोन नंबर मिल जाएंगे। जी बड़ी मेहरबानी। ओके जनाब, you're welcome जी, you're welcome। ओके जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हर बंदा बेचारा परेशान है इस तरह की सिचुएशन में जहां पे उनको जवाब नहीं आ रहा होम ऑफिस की तरफ से। ऐसी बात हर जगह पे नहीं है, हमारे बहुत सारे केसेस हैं कि जो चल रहे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो फंसे हुए हैं। मुझे कल परसों भी एक ईमेल आई थी, उनकी हमने अपील जीती थी कुछ अर्सा पहले और फरवरी में उन्होंने बायोमेट्रिक्स भी कर लिए, उनसे उन्होंने पेमेंट्स भी ले ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी डिले अभी तक चल रहा है उनका। अगला सवाल लेते हैं जी। जी हेलो। खालिद साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, खैरियत, आप बताइए। सर मैं हाईवे से बोल रहा हूँ। जी सर मेरा केस है, उसमें राइट सर थोड़ा सा ऊंचा बोले, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सर मेरा वकील केस है। अच्छा। केस हो गया था, उसमें मेरे को दी इन्होंने। आपको क्या दिया जी? राइट ऑफ अपील नहीं दी पहले इनने। अच्छा, आपको रिफ्यूज किया और राइट ऑफ अपील नहीं दिया। प्रोटोकॉल होती है, वो प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन होती है, वो भी उसने मेरे को राइट ऑफ अपील दे दी इन्होंने। ठीक है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया, उसके ऊपर राइट ऑफ अपील मिल गया। ठीक, हाँ वो राइट ऑफ अपील मिल गई। अब हियरिंग के लिए गया था तो वो नोटिस आया कि अभी तारीख नहीं आई थी। जी, हियरिंग क्या एडजर्न हो गई आपकी? नहीं, अभी तो वो
हेयरिंग के लिए नोटिस आया कि आपकी जो भेजी तो मिल गई आके आप डेट को नोटिस बोलते हैं। सर ठीक है, आप मुझे अपना सवाल पूछिए, आपका सवाल क्या है? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा जो पहले पेपर एक पेपर में क्लैरिकल मिस्टेकिंग थी, मेरे जो डेट ऑफ बर्थ की, अच्छा 6 की जगह 9 लग रहा था, उसी वजह से मेरा केस रिफ्यूज किया था उन्होंने। ठीक है। उसका दूसरा पेपर कैलमर मेरे पास पड़ा था, वो भी मैंने उनको भेज दिया था दोबारा। जी हाँ, तो क्या अपील में कुछ चांस बन सकते हैं इस केस के रजिस्टर में? आपको करना चाहता हूँ सर, बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। और जो चांस की बात है, अगर आप बता रहे हैं कि सिर्फ एक 6 और 9 का मसला है जिसके ऊपर उन्होंने केस को रिफ्यूज कर दिया है और उसकी जस्टिफिकेशन आपके पास है, तो ऑफ कोर्स इस पे आप फाइट कर सकते हैं। कई दफा ये चीज होती है कि आपके सामने एक चीज मौजूद होती है और आप उसको फिर भी अगर सही तरह फाइट ना करें तो वो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। सो इसके लिए आपको फाइट तो करना पड़ेगा उसको। जहां तक बैरिस्टर की बात है कोर्ट में जाने की, मैं बहुत दफा यहां पे भी अर्ज कर चुका हूं और आपको भी बताता हूं कि बाय क्वालिफिकेशन मैं बैरिस्टर हूं, और इस वक्त क्योंकि मैं अपनी फर्म रन करता हूं तो मैं एज ए सोलिसिटर प्रैक्टिस करता हूं। सो अगर कोर्ट में जाना है तो मैं आपके साथ जरूर जा सकता हूं। मुझे बता दीजिएगा, दफ्तर में राब्ता कर लीजिएगा, बता दीजिएगा कब आपकी हियरिंग डेट है, उसको फिर मैं हैंडल कर लूंगा। मैंने डीएनए करवा लिया था अपना और अपने ब्रदर को, मैच हो गया। वेरी गुड सर। बस अब आपको डिटेल्स में जाने की इस वक्त जरूरत नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे डिटेल्स डिस्कस नहीं कर सकते। सो आपको जब हियरिंग की डेट आ जाती है और आप चाहते हैं कि मैं जाऊं कोर्ट में, तो आप मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा दफ्तर में। ठीक है जनाब? ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक सर। ये सवाल भी मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि जी आप सोलिसिटर हो कि बैरिस्टर हो? मैं 1997 में क्वालिफाई करके एज अ बैरिस्टर वापस पाकिस्तान चला गया था, और पाकिस्तान जाके मैंने कुछ अर्सा प्रैक्टिस की, वहां पे जाके एतजाज एहसन साहब के साथ काम किया, और फिर 2003 में मैंने वापस यहां पर आके यूके में दोबारा काम शुरू किया था। सो उसके बाद से मैं एज अ सोलिसिटर काम कर रहा हूं जी। हेलो जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या करना है सर? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही। अच्छा चलें। अब आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। अभी मेरा छोटा सा क्वेश्चन था जी। वो ये था कि मेरे पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर है पिछले 5 महीने। आपके पेरेंट्स क्या सर? यहाँ पर आए हुए हैं यूके में विजिट वीजा पे इंडिया। अच्छा, आपके पेरेंट्स विजिट वीजा पे यूके आए हुए हैं पिछले 5 महीने से? पिछले 5 महीने। ठीक। अभी जो फ्लाइट्स वगैरह थी, जो उनका मसला वगैरह था, उसकी वजह से वो वापस भी नहीं जा सकते। जी। तो मेरे भाई आई एम सो सॉरी, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आई कांट अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं। अब आवाज आ रही है आपको? जी जरा अगर आप ऊंचा बोलेंगे तो मुझे आपकी आवाज समझ आ जाती है। जी बताइए। अच्छा, मैं कह रहा था कि मेरी जो पेरेंट्स हैं जो इंडिया से आए हैं, तो इस मैंने आपसे पूछनी थी कि उनका क्या हो सकता है, क्योंकि वो वापस नहीं जा सकते ये कोरोना वायरस की छुट्टी वजह से। सर कोरोना वायरस है, उनको कोई मसला नहीं होगा, बिकॉज अगर वो यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से फंसे हुए हैं, विजिट पे आए थे और उनका वापस जाना था, तो उसमें उनको अभी ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन मिल जाती है 31 मई तक की। और 31 मई के बाद अगर दोबारा लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, फ्लाइट्स नहीं चल रही, तो दोबारा कुछ ना कुछ आ जाएगा होम ऑफिस की तरफ से। लेकिन इस वक्त आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए कि मेरा वीजा फलानी तारीख तक था या मैंने फलानी तारीख को जाना था। अगर आपने बताया कि अभी उनको 5 साल, उनका वीजा कितने देर का लगा हुआ? उनका वीजा है 2022 तक। ओके, सो उनका मल्टीपल वीजा 5 साल का लगा हुआ है जी। तो अभी उनको यहां पर आए हुए 5 महीने हुए हैं, राइट? सो इसका मतलब उनको फुल 6 मंथ्स अलाउड होते हैं रहना, मैक्सिमम 180 डेज तक का उनका होता है। अगर 180 डेज खत्म हो रहे हैं तो आपको होम ऑफिस में अप्लाई करना पड़ेगा कि उनको एक्सटेंशन दे दें, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस वो वापस नहीं जा सकते। लेकिन अगर वो 6 महीने पूरे होने से पहले कोरोना वायरस का लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो वो अपनी फ्लाइट करा के वापस जा सकते हैं। देयर इज नो इशू। अच्छा, दूसरी चीज तो मैंने पूछनी है वो ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि मैं उनके लिए जो सेटलमेंट वीजा वगैरह अप्लाई कर सकूं? बिल्कुल आप सेटलमेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट वीजा के लिए ये चीज याद रखिए कि आप एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशन डालेंगे। एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशन आप विद इन द यूके नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज एन इंडेफिनिट लीव टू एंटर का स्टेटस मिलता है और वो उनको वापस अपनी कंट्री से जाके अप्लाई करना पड़ता है।
हाँ, कई दफा ऐसा होता है कि कोई एक्सेप्शनल सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें कोई पेरेंट्स वापस नहीं जा सकते या कोई एक पेरेंट या दोनों पेरेंट्स वापस नहीं जा सकते, तो फिर वो यहीं से अप्लाई करते हैं। लेकिन फिर वो एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव एप्लीकेशन नहीं होती, वो फिर आप ह्यूमन राइट्स के अंदर अप्लाई करते हैं। उसके लिए फिर आप अपने सर्कमस्टांसेस डिस्कस करते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि कौन से कानून के अंदर और कौन सी आर्ग्यूमेंट्स के साथ और कौन से चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस के साथ आप वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल, लेकिन उसमें फिर उनको इंडेफिनिट लीव नहीं मिलेगी। फिर अगर वो जीत जाते हैं उस केस को, तो उनको यहाँ पे 2.5 साल की लीव मिलेगी ऑन अ 10-year रूट टू सेटलमेंट। तो अली भाई, मैं जो खुद हूँ वो मैं स्पेनिश नेशनल हूँ। ओके, अगर आप स्पेनिश नेशनल हैं और पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं और आप यहाँ पे ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप सेटलमेंट में नहीं जाएंगे, बिकॉज एज अ स्पेनिश नेशनल इफ यू आर एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स देन यू कम अंडर द नॉट अंडर द इमिग्रेशन रूल्स बट अंडर द यूरोपियन केस वर्क। सो जब हम यूरोपियन केस वर्क की बात करते हैं तो उसके लिए उनका यहाँ पे स्टेटस होना जरूरी नहीं है, फिर वो विजिट वीजा से भी स्विच कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन करना चाहें तो की जा सकती है जी। तो उसमें क्या ज्यादा लंबी डिपेंडेंसी वाला मेरे भाई, अगर आपने वो डिस्कशन करनी है तो वो यहाँ पे नहीं होगी। ये फेसबुक लाइव है। अभी आपने सवाल पूछा कि ये हो सकता है, तो मैंने आपको जवाब दिया कि ये हो सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिटेल्स डिस्कस करूं या आपको बताऊं कि मैं केस आपके लिए कर सकता हूं, तो फिर आप मुझसे राब्ता कर लीजिएगा दफ्तर में, मैं फिर आपके साथ बात कर लूंगा। ठीक है, लास्ट चीज बता दीजिए। जी बताइए। अच्छे सक्सेस रेट है मतलब क्या जी? इसमें अच्छे सक्सेस रेट है कि अगर यहाँ से वसूल होना चाहिए। भाई जी, एक बात मैं आपको कहता हूं और आप हंसेंगे भी और हैरान भी होंगे थोड़ा सा इसके ऊपर। आप एक रेस के अंदर अगर 10 गधे भगाएंगे ना, तो आखिर में एक गधा ही जीतेगा। वो आखिर में जो जीतेगा वो घोड़ा नहीं बन जाएगा, राइट? उसी तरह से अगर आप विनर केसेस को लेकर चलोगे तो वो विनर्स ही रहेंगे, लूजर्स नहीं बन जाएंगे। अगर आपका केस सही तरह तैयार किया जाएगा तो वो कामयाब होगा। अगर आप कानून के अंदर आते हैं और उसको सही तरह तैयार करते हैं, अपना सारा एविडेंस लगाते हैं, तो वो कामयाब होगा। कोई जरूरत नहीं है, कोई वजह नहीं है उसके नाकामयाब होने की। जब आप सक्सेस रेट की बात करते हैं, तो अगर 10 लोग केसेस डाल देते हैं बगैर सोचे समझे, बगैर कानून को देखे हुए कि कानून क्या कहता है, कानून की रिक्वायरमेंट क्या है, तो 10 के 10 रिफ्यूजल्स होंगे। फिर आप उसकी सक्सेस रेट तो नहीं डिस्कस कर सकते ना। सक्सेस रेट आपका वहां पर होता है जहां पे आपने कानून को देखा, आइडेंटिफाई किया कि कानून के अंदर आप आते हैं, फिर आपने अपना एविडेंस लगाया, सही एप्लीकेशन की और फिर एप्लीकेशन को सबमिट कराया। अगर वो करके फिर आप नाकाम हो तो फिर बात बनती है कि जी ये क्यों हुआ। अदरवाइज अगर आप कानून पे पूरे उतरते हैं तो कोई मसला नहीं। आपके ऑफिस में आपसे कांटेक्ट किया जाए कि 0208-446-5498 ये मेरा ऑफिस का नंबर है जी। अगर आपने कॉल करनी है आप कॉल करते हैं, जिस किसी से भी आपकी बात होती है उनको आप बता दीजिए, या तो आपने कंसल्टेशन बुक करनी है अगर आपने और कोई सवाल पूछने हैं, या अगर आपको समझ आ गई कि आपने ये केस मेरे से कराना है तो सिर्फ दफ्तर को फोन करके बता दीजिए कि जी बुखारी साहब से बात हो चुकी है, केस मैंने अपना करना है, कोटेशन क्या है, आपको पैसे बता देते हैं, आप अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं और मैं केस आपका शुरू कर देता हूँ। और ये लास्ट बताइए, इस विषय की कुछ फीस वगैरह है होम ऑफिस की या? इसकी फीस जी ज्यादा से ज्यादा होगी भी तो 65 पाउंड चार्ज करेंगे आपको। अच्छा, ओके, बहुत शुक्रिया अली भाई। योर वेलकम जनाब, योर वेलकम जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आपके साथ यहां पे बात होती है उसके अंदर मैं आपके जितने सवाल होते हैं मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको जवाब देता हूं, जितनी ज्यादा डिटेल में मैं दे सकता हूं मैं आपको यहां पे बताता हूं। उसके बाद फिर आपकी कमेंट्स भी आते हैं, मैं उनके भी जवाब देता हूं। उसके बाद फिर आपकी ईमेल्स भी आती हैं, मैं उनके भी जवाब देता हूं। फिर फेसबुक के ऊपर आपके जो वो इनबॉक्स होता है उसके अंदर मैसेज आते हैं, मैं उसके ऊपर भी जवाब देता हूं। फिर इस तरह से फोन भी बजता रहता है और मैं उसके भी जवाब देता हूं। लेकिन अगर आप मुझे हर वक्त यही चीज कहें कि जी ना मैंने कंसल्टेशन फी पे करनी है, ना मैंने केस की फी पे करनी, बस मुझे सब कुछ बता दें कि क्या करना है और केस को कैसे करना है, तो वो मुश्किल हो जाता है। ओके, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। थैंक यू जी। हेलो, आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, हाउ आर यू सर? अभी तो मॉर्निंग में ही हम चल रहे हैं, अभी आफ्टरनून नहीं हुई। अच्छा, नहीं हुई है सॉरी जी। मेकअप हुआ तो मैं लेट हो गया। कोई बात नहीं, हाउ कैन आई हेल्प जी? सर क्वेश्चन, मेरी मिसेस का वाइफ और बेटी का जो है ना सर वीजा एक्सपायर था 28 अप्रैल को, तो मैंने 31 मई तक अप्लाई किया है। ठीक। लेकिन बैक ऑफ इंडिया से सर, तो जो इंडिया में लॉकडाउन जो है ना 27 मई तक है। ठीक। तो अभी फ्लाइट के कोई चांसेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडियन एम्बेसी कुछ स्पेशल फ्लाइट भेज सकते हैं ना इंडियन सिटीजन को, जिसमें
क्राइटेरिया भी अवेलेबल नहीं हो रहा है। Okay. डिपेंडेंट। ठीक। तो अब इस सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए सर? क्या वेट करना चाहिए, होम ऑफिस कोई नया रूल ले आएगी, या वेल 31 मई तक का तो वीजा आपके पास है ना, 31 मई तक तो यूर फाइन। अगर 31 मई को आपको नजर आता है कि जी मेरा कोई रास्ता नहीं निकला, इंडियन एम्बेसी की तरफ से ऐसी कोई फ्लाइट नहीं है जिसके पर हम जा सकते हैं, यहां से लॉकडाउन खत्म भी अगर हो गया तो इंडिया में अभी लॉकडाउन चल रहा है, वहां पे खत्म नहीं हुआ, वट एवर द रीजंस में भी, आप उस वक्त रीअसेस कीजिएगा अपनी सिचुएशन को, ठीक है? जब आप उसके नजदीक पहुंचते हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स, कुछ ना कुछ चीज तो चल रही होगी ना उस वक्त, तो आप उसको उस वक्त असेस कीजिएगा। अभी मैं सिर्फ इसलिए आपको जवाब नहीं देना चाहता कि मुझे पता है कि वी डोंट नो वेयर वी गोइंग एट दिस टाइम। हमें नहीं पता कि यूके का लॉकडाउन कब खत्म होना है। अभी जो एक्सपेक्टेशन है, जो टीवी देखो या न्यूज देखो तो जो चीज समझ आती है कि गवर्नमेंट अब बहुत जल्द कोई ना कोई अनाउंसमेंट ऐसी करने वाली है कि जी लॉकडाउन को हम नरम कर रहे हैं, किस तरह से आप काम पे जा सकते हैं वापस, किस तरह से आपने डिस्टेंसिंग रखनी है, किस तरह से लोग आपस में मिल सकते हैं, और उसमें अगर बाकी चीजें खुलेंगी तो शायद फ्लाइट्स भी खुल जाएंगी। अगर फ्लाइट्स खुलती हैं उसके क्या अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, वी डोंट नो येट। जो भी अरेंजमेंट्स बनते हैं, अगर आप उसके ऊपर क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप उसके अंदर जा सकते हैं, अगर नहीं उतरते देन यू नो कि आपको अभी और कुछ करना है। बट वट एवर यू डू, प्लीज मेक श्योर कि कुछ ना कुछ आप होम ऑफिस के साथ अपना कॉन्टैक्ट रखेंगे, क्योंकि अगर 31 मई तक आपके पास वीजा है, यू मस्ट अप्लाई फॉर समथिंग आफ्टर 31 मई और बिफोर 31 मई, क्योंकि एक्सपायरी के बाद अप्लाई करने से पहले ही आपने अप्लाई करना है ना। सो आप उस वक्त इसको रीअसेस कीजिएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है, ताकि फिर आप आगे चल सके उस पर। ठीक है, लास्ट वीक में कुछ अपडेट कर सकते हैं क्या जी, लास्ट वीक में देखिएगा ना कि क्या अपडेट्स आ रही हैं, तो उसके मुताबिक चलिएगा फिर। ओके सर, थैंक यू। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम जी। ओके जी, ओके जी। ये सिचुएशन में तो बेचारे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं कि जहां पे वो या तो ट्रैवल करना चाहते हैं और ट्रैवल नहीं कर सकते, या वो दूसरी किसी कंट्री में है और वापस आना चाहते हैं और नहीं आ सक रहे, या उनके वीजे खत्म हो रहे हैं, उनको वापस जाके स्विच कराना था और वो वापस नहीं जा सकते स्विच कराने के लिए। लेकिन उन लोगों के लिए ये चीज जरूर मौजूद है कि अगर आपने स्विच कराना हो तो आप यहां से स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा स्टूडेंट वीजा पे है, वो वर्क परमिट पे जाना चाहता है, उसको कहा जाता है कि जी आप वापस अपने कंट्री जाइए, यू हैव टू अप्लाई फॉर एंट्री क्लियरेंस फ्रॉम देयर। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और वो स्विच करना चाहता है तो वो यहीं से अप्लाई कर सकता है। उसके लिए होम ऑफिस ने ये एक आसानी आपको दी हुई है कि इफ यू वांट टू स्विच विदाउट गोइंग बैक टू योर कंट्री तो आप यहां से कर सकते हैं, क्योंकि अगेन इस सिचुएशन को रिकग्नाइज किया जा रहा है। इस सारी जो ये कोरोना वायरस का जो इशू चल रहा है, इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। सॉरी, अब इतना ज्यादा मैं बोलता नहीं हूं सारा दिन, तो थोड़ा सा जरा गले में खराश आ रही है। ओके फ्रेंड्स, फोन फारिग है, अगर आप फोन करना चाहें तो इस वक्त फोन कॉल कर सकते हैं, इस वक्त कोई कॉल पेंडिंग नहीं है। अदरवाइज अगर आपकी कॉल नहीं आती है तो फिर मैं बात करनी शुरू कर दूंगा और कुछ ना कुछ और बोलना शुरू कर दूंगा। अभी एक नया केस भी आया है सुरेंद्र सिंह रूट के ऊपर, अपडेट्स में कहीं आऊंगा तो मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा कि उसमें क्या बना है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जी क्वालिफाइड पर्सन होना जरूरी नहीं है, थिंक अबाउट दैट वन। जी हेलो जी, भाई। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 2009 में यहाँ पे आया था जी, और 2015 में आई एम सो सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी सी खराब हो गई। 2009 में एज ए स्टूडेंट आप आए और उसके बाद क्या किया? 2009 में एज ए स्टूडेंट आया था एयरपोर्ट वीजा पे। 2015 में मेरे पास PSW स्टेटस था। अच्छा ठीक। उसके बाद मैंने असाइलम अप्लाई किया एंड इन 2015 आफ्टर 5 मंथ्स जी। आई गॉट माय असाइलम रिलीज, ठीक, जिसको मैं अभी तक कैरी कर रहा हूँ। वो इस साल 25 ऑफ नवंबर को एक्सपायर हो रहा है। ठीक है। तो आई वाज थिंकिंग टू लाइक अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जी। बट वो अब मेरे ख्याल से हमें उन्होंने बताया कि आप रिफ्यूजी लीव टू रिमेन तो था, आपको आप परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी, आगे उसको बोलते हैं, मतलब लीव टू रिमेन में ही मिलेगा। जी ठीक है। क्योंकि वो इंडेफिनिट तो खत्म हो चुका है। इंडेफिनिट खत्म हो चुका है क्या मतलब? एक सेकंड, मैं समझा नहीं, इंडेफिनिट खत्म हो चुका है क्या मतलब जी? मतलब जो अभी हमारे जिनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, उनको रेफ्यूजी लीव टू रिमेन के बाद परमानेंट सेटलमेंट होता है, रेफ्यूजी सेटलमेंट। वो रेफ्यूजी सेटलमेंट इंडेफिनिट लीव ही तो होती है जी। हाँ जी, हाँ जी, वही मतलब हाँ। उसका नाम चेंज हो गया, मतलब आपके BRP कार्ड में वो लिखा होता है। ओके, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि लाइक इसके बाद जिनके रेफ्यूजी स्टेटस हैं उनको कहते हैं कि आप पूरे 10 साल और गुजारने पड़ते हैं और आप अपना ब्रिटिश नेशनैलिटी नहीं अप्लाई कर सकते।
नॉट नेसेसरी जी। अगर आपने असाइलम करते वक्त आपके पास लीगल स्टेटस था और आप लीगल स्टेटस पे ही चल रहे थे, 2 दिन का जी, मैंने बीआरपी कार्ड को हैंड ओवर किया। कोई बात नहीं जी। आपका वीजा अगर 12 बजे खत्म हो रहा और आप 11 बजे जाके अप्लाई कर दें तो देन 1 घंटे का भी आपके पास लीव टू रिमेन थी, तो इवन देन दैट इज मुझे फाइन। पता नहीं वो गुड कैरेक्टर का क्या हिसाब आया था, क्योंकि सारे मुझे कह रहे हैं कि जो आपके 3-4 माह लगे थे जी। ये सेटलमेंट लेने में, आप अब इलीगल हो गए थे, तो यू हैव टू स्पेंड अनदर 10 years टू कंप्लीट योर रूट। वेल, आपका केस मैं जानता तो नहीं हूं जी पर्सनली, ना मैंने आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखी है। मैं आपको जो चीज बता सकता हूं वो ये है, अगर आप आए एज अ स्टूडेंट 2009 में, 2009 से लेके 2015 तक आपके पास लीगल स्टेटस रहा। आपके पास लीगल स्टेटस बाकी था जब आपने असाइलम के लिए अप्लाई किया। आपका असाइलम वहीं से प्रोसेस शुरू हुआ। आप ऑब्वियसली जब आपने असाइलम के लिए अप्लाई किया अब वो आपकी टेक्निकलिटी क्या है वो देखनी है। टेक्निकलिटी का मतलब क्या आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू हो गया था आपका वीजा खत्म होने से पहले? और अगर स्क्रीनिंग इंटरव्यू नहीं हुआ था तो आपने असाइलम अपना रजिस्टर कैसे कराया था? क्या आपने कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले ली हुई थी? क्या आपके पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट थी जब आपका वीजा खत्म हुआ? ये चीजें सब देख के उसके मुताबिक आपने डिसाइड करना। हो गई थी क्या? और उसी दिन मैंने अपना कार्ड हैंड ओवर किया था। ओके, सो आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू आपका वीजा खत्म होने से पहले हो गया था, करेक्ट? जी, हो गया। अच्छा, उसके बाद जब आपने अप्लाई किया असाइलम के लिए तो असाइलम का आपका फुल इंटरव्यू हुआ होगा। आपको इंटरव्यू के ऊपर ही स्टेटस मिल गया था या अपील में जाना पड़ा था? थोड़ी देर के बाद, मतलब 5-6 दिनों में मिल गया था। नहीं, 5-6 दिन तो कोई भी बात नहीं है भाई। इसका मतलब ये कि आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बेस पे ही आपको उन्होंने स्टेटस दे दिया, करेक्ट? जी हाँ, कोई अपील नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। जी, तो फिर आपका क्या मसला है? मुझे तो नजर आ रहा है, जो मुझे समझ आ रही है आपकी बात सुन के, उसमें तो मुझे ये लगता है कि आपका सारा लीगल टाइम गुजरा है। जब आपके 10 years कंप्लीट होते हैं आप अप्लाई करते हैं अपना 10 years की तो आपको जरूरत नहीं है, आप 5 साल की बेस पे अप्लाई करेंगे ना। 5 साल की बेस पे अप्लाई करते हैं, आपको रेफ्यूजी स्टेटस की बेस पे इंडेफिनिट लीव मिल जाती है। जब आपको इंडेफिनिट लीव मिल गई उसके 1 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनैलिटी के लिए, प्रोवाइडेड आपके पिछले 10 साल में कहीं पे भी आप इन ब्रीच ऑफ रूल्स नहीं रहे। गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट ये कहती है। सही सर, बस यही मुझे काफी लोगों ने कहा था कि नहीं, you don't- भाई ये काफी लोग जो होते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं। ये काफी लोग और कुछ लोग, इनसे बच के रहा करें। Thank you so much for your help. यू आर मोस्ट वेलकम जी, यू आर मोस्ट वेलकम। फिर भी आपको कहूंगा बहुत स्ट्रांगली, व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर समथिंग, जरूर इन चीजों को आपने चेक करना है। अभी आप मुझे फोन करते हैं, मैं स्पीकर फोन पे आपकी बात सुन रहा हूं, फेसबुक लाइव कर रहा हूं, जो मुझे बात आपकी समझ आती है मैं उसके मुताबिक आपको जवाब देता हूं। सो प्लीज मेक श्योर कि जब आपने अप्लाई करना हो नेशनैलिटी के लिए तो आप इन चीजों को रिकन्फर्म करें। मेरे से करना हो तो मेरे पास आ जाएगा, आई विल लुक आफ्टर। जरूर सर। ओके जी, Thank you so मोस्ट much. वेलकम। ओके जी, अल्लाह हाफिज। वापस। थैंक यू वेरी मच। ये गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट मैं एक दफा एक्सप्लेन करता चलूं। अगली कॉल भी आ रही है, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा, मैं जो चीज यहां पे करना चाह रहा था, जो बात बताना चाह रहा था कि नेशनैलिटी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं 5 years की, कि आपका 5 years का रेजिडेंस पीरियड कंप्लीट हो। साथ दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी गुड कैरेक्टर की है। गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट ये कहती है कि पिछले 10 साल में, यानी आज 7 मई 2020 को अगर मैं अप्लाई करता हूं नेशनैलिटी के लिए तो आज से 10 साल पीछे अगर हम जाते हैं तो सारा टाइम आपका लीगल होना चाहिए, कहीं पे भी इन ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स ना रहे हों। इफ दैट इज द केस तो फिर आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके रेजिडेंस रिक्वायरमेंट 5 साल की पूरी होती है बट एट सम पॉइंट आपने पिछले 10 साल में इन ब्रीच टाइम गुजारा था यहाँ पे, या आपने इन ब्रीच काम किया था, या कुछ भी आपने इन ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन रूल्स किया था, तो आपको गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर सकेंगे और उसके ऊपर आपको रिफ्यूज कर दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर होल्डिंग सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। जी। मुझे ये पूछना था बुखारी साहब कि मुझे 2015 में 10 ईयर बेसिस के ऊपर बच्चों का जो प्राइवेट लाइफ रूल है उसके ऊपर स्टेटस मिला, तो जी। मुझे अभी 26 को जो है वो सेकंड टाइम रिन्यूअल के लिए जाना है। जी। उसमें ये मुझे पूछना था कि अभी मुझे किसी ने बताया है कि आप जो है ना फी वेवर की एप्लीकेशन पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सर्कमस्टांसेस ये है कि मैं जब 2005 में आया था, फिर उसके बाद 2009 में मुझे अप्लाई करना था ILR के लिए, तो रॉन्ग एप्लीकेशन की वजह से मैं थोड़ा ओवर स्टे हो गया। जी। तो मुझे 2015 में मुझे प्राइवेट लाइफ रूल का मिला, तो ठीक। मुझे 2009 से लेकर 15 तक काम करने की इजाजत नहीं थी। तो मैं जब तक वो मेरा केस जो ना फर्स्ट ट्रायल
ट्राइब्यूनल ने 2015 में मेरे हक में फैसला किया। ठीक है। मेरे पास काम करने की इजाजत नहीं थी 2009 से 15 तक, तो मैंने फैमिली मेंबर से इधर उधर से पैसे लेके जो है ना वो मैंने जो है ना वो अपना फैमिली को जो है ना वो काइंडली प्लीज अपने सवाल के ऊपर आइए, आप बहुत इधर उधर जा रहे हैं। आपका सवाल क्या है? आप फी वेवर की बात करना चाह रहे हैं? सवाल ये है मैंने जो है वो अपना डालना है फी वेवर की एप्लीकेशन, जी। तो और 26 जून को मेरी जो है वो रिन्यूअल है। ठीक। तो अगर उसका आंसर नहीं आता जो है फी वेवर की एप्लीकेशन का, जी। तो मैं उसके बगैर पुट अप कर सकता हूँ अपनी रिन्यूअल की एप्लीकेशन, और उसके ऊपर फिर वो क्या एक्शन ले सकते हैं? ओके, चले मैं आपको बताता हूँ जी। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि लीव प्लेंटी ऑफ टाइम, काफी वक्त आपको छोड़ना है। 4 से 6 हफ्ते आपके जो फी वेवर की एप्लीकेशन में आराम से लग जाते होते हैं। कई दफा जल्दी भी आ जाता है, कई दफा थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, लेकिन 4 to 6 वीक्स का टाइम आप जनरली एक्सपेक्ट करें। और जब आपका फी वेवर हो जाता है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन द नेक्स्ट 10 डेज आप अपनी एप्लीकेशन डाल देंगे। सो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है जब आप फी वेवर के लिए अप्लाई करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने अप्लाई किया फी वेवर के लिए, आपकी एप्लीकेशन का टाइम आ गया 24 जून या जो भी आपने जून की डेट बताई, अगर उस डेट तक आपका फी वेवर कंप्लीट नहीं हुआ, आपको फिर भी एप्लीकेशन तो डालनी है। अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं, तो उस वक्त आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हुए या तो फी वेवर का कोड डालना होता है या आपको अपनी फी पे करनी होती है। सो ये प्रॉब्लम आपको जाके आगे आएगी, उसके बगैर एप्लीकेशन डालना शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने फी वेवर करना है तो फौरन अप्लाई कीजिए और उसको लेके चलिए, और साथ ही उसके अंदर आप रिक्वेस्ट भी होम ऑफिस को कीजिए कि जी फलाने डेट को मेरा खत्म हो रहा है, आई डेफिनेटली नीड एन आंसर बाय देन। अगर आपका फी वेवर अप्रूवल हो गया, ग्रेट। अगर नहीं हुआ तो आपके पास फीस रेडी होनी चाहिए। सो ये अपना कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर रखिएगा, कोई ना कोई इमरजेंसी का अपना अरेंजमेंट जरूर रखिएगा, ताकि आपको कल को जाके कोई डिफिकल्टी ना आए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। और ये कितना टाइम देंगे वो, अगर वो मेरी 26 को रिन्यूअल के लिए चले जाती है जी। और उसका आंसर आता है, तो वो कहते हैं विद इन हाउ मेनी डेज यू नीड टू पुट अप द फी? कोई आइडिया? फी तो आपने पहले जमा करानी है जी, मैं आपको वही तो समझा रहा हूं। ये अब वो वाला सिस्टम नहीं है। पहले एक सिस्टम होता था कि आपने एप्लीकेशन करते वक्त आपने अपनी फी वेवर की भी एप्लीकेशन साथ ही सबमिट करा दी। अगर आपका फी वेवर अप्रूव हो गया तो वो आपको कहते थे कि अच्छा जी आपका फी वेवर अप्रूव हो गया है, आपको फी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर अप्रूव नहीं होता तो वो कहते थे कि जी आपको फी पे करनी है, और उसके लिए आपको 10 दिन का टाइम दिया जाता था, लेकिन एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो चुकी होती थी, विच वॉज अ बेटर सिस्टम। अब उन्होंने सिस्टम ये कर दिया है कि आपने अप्लाई करने से पहले फी वेवर के लिए सेपरेट एप्लीकेशन डालनी है। वो सेपरेट एप्लीकेशन आपकी अगर अप्रूव हो गई तो उसके 10 दिन के अंदर आपने अपनी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन डालनी है। समझ आई सर? सर मेरी ये थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है क्वेश्चन में जी। मैं अपनी 26 को एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ, लेकिन मेरी फी वेवर की रिन्यूअल की, तो फी वेवर की मेरी एप्लीकेशन जो है ना उसका आंसर नहीं आता, तो मैं जो वहाँ पे रिन्यूअल की एप्लीकेशन डालनी है उसमें वो मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मेरी फी वेवर की एप्लीकेशन इन प्रोसेस है? मैं वही आपको बता रहा हूं ना जी कि आपको ऐसा शायद चांस ना मिले कि आप एप्लीकेशन सबमिट करा सकेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट कराते वक्त आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करा रहे हैं, बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन तो आपकी ऑनलाइन होनी है अब, ठीक? जब आप ऑनलाइन सबमिट कराते हैं एप्लीकेशन, जब आप डिक्लेरेशन करते हैं, क्लिक करते हैं उसको, उससे अगला जो पेज आता है वो आपकी फी के बारे में आता है, और वहां पे आपको उनको या तो फी पे करनी है या आपने अपना फी रिमिशन का जो कोड है वो डालना है। अगर वो दोनों चीजों में से आप कोई चीज नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। ये समझाना चाह रहा हूं आपको। राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। ओके, चलें, ऑलराइट जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। डिफिकल्टी, टेक्निकलिटी, इन चीजों की वजह से आपको इन चीजों को बहुत पहले से देखना है। लीव प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, ताकि आप बिल्कुल आखिर में जाके ना इस चीज के अंदर फंस रहे हो। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, ये एक छोटा सा सवाल पूछना है आपसे। बताइए। ये जो स्पाउस वीजे पे पाकिस्तान के लोग यहाँ यूके में आते हैं, हाँ, वो अगर अपने पार्टनर के साथ वापस पाकिस्तान जाते हैं कुछ अरसे के लिए, जी, तो ये बताएं वो ज्यादा से ज्यादा कितनी मुद्दत रह सकते हैं, और वो मुद्दत से ज्यादा रहें तो क्या उनको वापस आने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ओके, बस इतना ही सवाल है। बस इतना सवाल है। चले मैं आपको जवाब देता हूँ जनाब। आप जितनी देर भी रहना चाहें आप रह सकते हैं,
वो इसलिए कि आपके ऊपर कोई शर्त नहीं है कि अगर आपने वीजा लगवाया है तो आपको उस टाइम के अंदर ही वापस आके यहीं पर रहना है। शर्त इसलिए नहीं है क्योंकि वीजा आपके ऊपर है, आपकी मर्जी कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब आती है बात प्रैक्टिकलिटी की। आपने कल को एक्सटेंशन भी करानी है, आपने कल को यहाँ पे अपनी इंडेफिनिट लीव भी करानी है, आपने कल को अपनी नेशनैलिटी भी करानी है। अब उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इतना याद रखिए, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूं कि 3 महीने का एक आपका कट ऑफ पीरियड होना चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्पाउस वीजा आपके पास है, आप वापस जाते हैं अपनी कंट्री, वहां पे जाके आप 3 महीने मैक्सिमम रहिए, उससे ज्यादा ना रहिए, और उसके अंदर आप वापस आ जाते हैं। अगर आप वापस आ जाते हैं, आपको एयरपोर्ट पे कोई मसला नहीं होता, कोई इशू नहीं होता, कोई डिफिकल्टी नहीं होती। अगर वो आपसे पूछते हैं कि जी आप 3 महीने क्यों रहे, तो जो भी आपका रीजन है 3 महीने रहने का वो आप बता सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं। इशू कहां पर आता है? अगर आप ज्यादा रहते हैं, जब आपकी एक्सटेंशन का टाइम आता है, आपकी इंडेफिनिट लीव का टाइम आता है, फिर वो आपका जो रेजिडेंस पीरियड होता है यूके का, वो कंप्लीट नहीं होगा। सो इसलिए अपने दिमाग में एक सिंपल सवाल का जवाब ये रखिए कि अगर आपने ट्रैवल करना है 1 साल में, किसी भी एक 1 कैलेंडर ईयर के अंदर आपने 3 मंथ से ज्यादा का टाइम बाहर नहीं गुजारना। बस ये एक सिंपल रूल रखेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई इशू नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। यू आर मोस्ट वेलकम सर। ओके जी, ओके जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अगला सवाल लेते हैं जी, साथ ही फोन बज रहा है जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, मेरा भी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है जी। मैंने इस अक्टूबर में नेशनलिटी अप्लाई करनी है सर। अच्छा, तो मैं पाकिस्तान गया तो वहाँ फ्लैट ऑपरेशन की वजह से स्टॉप हो गया, तो मोर देन 3 मंथ हो गए, 10 डेज ऊपर हो गए। अच्छा तो क्या मैं कर सकता हूँ अप्लाई? और दूसरा सर, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। मेरी खिड़कियां खुली हैं और बाहर कोई जबरदस्त दरख्त काटने के चक्रों में लगा हुआ है। 1 मिनट। जी हुजूर, आप बताइए। सॉरी सर, वो फ्लैट ऑपरेशन नहीं कर सकते कोविड-19 की वजह से, तो 10 दिन मेरे ऊपर हो गए। तो मैंने अक्टूबर में अप्लाई करना है, तो क्या मैं वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं सर। दूसरा सर, पूरे 10 साल बाद करना या 28 डे पहले दिखा सकते हैं? ना, अच्छा, जो नेशनैलिटी की आप बात कर रहे हैं या इंडेफिनिट लीव के लिए बात कर रहे हैं? जी जी जी, नेशनलिटी। नेशनैलिटी के लिए जब आपने अप्लाई करना है तो टाइम पूरा करके करना है 10 साल पूरे जी, कंप्लीट करके। उसमें ये नहीं है कि जी 28 दिन पहले करना। आपके जब 10 साल कंप्लीट हो जाते हैं, आपका जो भी टाइम फ्रेम है, जो भी आपने रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, जब आपका टाइम कंप्लीट होता है उसके अगले दिन बेशक अप्लाई कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। वो जो 28 दिन पहले वाली बात होती है, वो 28 दिन पहले वाली बात आपकी लीव टू रिमेन के साथ होती है, जहां पे आपका वीजा खत्म हो रहा है और आपने उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर दोबारा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है। उसके अंदर आप 28 दिन पहले तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वीजा स्विच करना है तब वो आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको वेट करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने नेशनैलिटी की बात करनी है कि जी मेरे रेजिडेंस पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद करना है या 28 दिन पहले भी कर सकता हूं, तो वो 28 दिन वाला वहां पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके जी ना? तो 10 दिन वाला कोई नहीं मसला होगा सर? नहीं, 10 दिन वाला कोई मसला, क्योंकि आपके पास अच्छा वैलिड रीजन है ना जी। पूरी दुनिया में मसले बने हुए हैं, पूरी दुनिया में डिफिकल्टीज आई हुई हैं, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस बनी हुई हैं, लॉकडाउन हुए हैं। सो आप भी अगर कहीं पे फंस गए और इस वजह से फंसे हुए थे, तो आपका एक बहुत लेजिटिमेट रीजन बनता है। अगर उसके ऊपर उन्होंने आपको रिफ्यूज किया तो ऐसी की तैसी, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ डिस्क्रेशन दैट द होम ऑफिस हैज दैट हैज टू बी एक्सरसाइज्ड इन योर फेवर इन सच सर्कमस्टांसेस। ठीक है सर? थैंक यू सर, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम सर। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं, अगर अगली कॉल अभी आई हुई है। ओके, ग्रेट। सो नेशनैलिटी, लीव टू रिमेन, ये जो मैंने अभी 28 डेज वाली बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लोग अक्सर गलती कर जाते हैं। आपकी नेशनैलिटी का टाइम जो कंप्लीट पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, आपके अगर 10 ईयर्स कंप्लीट होने या 5 ईयर्स का आपका रेजिडेंस पीरियड कंप्लीट होना है, जहां पे भी वो कंप्लीट होता है उसके बाद आपने अप्लाई करना है। ओनली व्हेन यू हैव लीव टू रिमेन और उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर आप आगे चल रहे हैं, पहले किया था, तब आप 28 दिन पहले तक अप्लाई कर सकते हैं, अप टू 28 डेज बिफोर। अगला सवाल लेते हैं जी। जी हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है जी, इंडेफिनिट लीव के बारे में। बताइए। ये इंडेफिनिट लीव के कार्ड यूज तो 10 साल से, अभी इन्होंने इसकी मुदत कम कर दी है, इसका कोई खतरे वाली बात है? भाई
भाई जी, इंडेफिनिट लीव का मतलब ये है कि आपके ऊपर इमिग्रेशन की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, दैट इज ऑल इट मीन्स। और इंडेफिनिट का मतलब है कि आपको हमेशा के लिए लीव ग्रांट कर दी गई, प्रोवाइडेड आप उनकी कंडीशंस मीट करते रहें। जो आपका रेजिडेंस कार्ड होता है वो सिर्फ आपका बायोमेट्रिक कार्ड होता है। उस कार्ड का मतलब क्या है? जिस तरह आपका पासपोर्ट होता है, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, कोई भी चीज होती है, वो कार्ड आपकी सिर्फ वो चीज प्रूव करता है। अब वो कार्ड 5 साल की वैलिडिटी पे हो या 10 साल की वैलिडिटी पे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी देर भी वो कार्ड वैलिड रहेगा, आपका वो एक जो एविडेंस है वो वैलिड रहता है। इंडेफिनिट लीव, अगर वो कार्ड आपका खत्म हो जाता है फॉर एग्जांपल, और आपके पास कोई कार्ड नहीं है, आपने उसको रिन्यू नहीं कराया, आपकी इंडेफिनिट लीव फिर भी चलती रहेगी। सो इंडेफिनिट लीव आपकी कार्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने 10 साल से कम करके 5 साल क्यों कर दिया, आई डोंट नो। लेकिन जो एक गैस समझ आता है वो ये कि जिस तरह से ब्रेक्सिट हो रहा है, जो हालात तब्दील हो रहे हैं, क्या क्या इमिग्रेशन रूल्स में चेंजेस आ रही हैं। अभी कोरोना वायरस से पहले जो अनाउंसमेंट थी कि जी जबरदस्त किस्म की चेंजेस आनी है, बहुत बड़ा एक रीशफल होना है इमिग्रेशन रूल्स के अंदर, पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम पे चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल पे चले जाएंगे, एवरीथिंग हैज बीन शेल्फ्ड राइट नाउ। अभी हर चीज को ऑन पॉज रख दिया गया है, इसलिए कि उनको खुद नहीं पता कि आगे क्या क्या चीजें होनी है। सो जैसे जैसे पॉलिसीज बनती जाएंगी उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन अगर आपको 5 साल का रेजिडेंस परमिट मिल जाता है विद योर इंडेफिनिट लीव, तो उसमें कोई मसला नहीं। आपके 5 साल खत्म होने वाले होंगे तो आराम से आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडेफिनिट लीव को कोई खतरा नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उनकी रिक्वायरमेंट्स मीट करते रहें। जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये कि 2 साल से ज्यादा आप मुल्क से बाहर ना गुजारें, ये तो पता है ना आपको? जी जी सर। सर ये एक रिलेटेड सवाल है। आपने अभी नेशनलिटी के बारे में बताया जी कि आपने 10 साल पूरे करने हैं, फिर उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये रूल्स अप्लाई होता है स्पाउस ई के? सॉरी, बिल्कुल गुम गया, क्या दोबारा बोलिए? अगर आप स्पाउस हो ना EU या यूरोपियन कंट्रीज, देखिए स्पाउस और EU को दोनों को इकट्ठे इस्तेमाल ना करें, बिकॉज स्पाउस वीजा आप अप्लाई करते हैं इमिग्रेशन रूल्स के अंदर। EEAU के अंदर जब हम बात करते हैं, EEU की बात करते हैं, तो आप बात कर रहे हैं यूरोपियन रेगुलेशंस की, उसके अंदर डिपेंडेंट कहा जाता है। सो दो बिल्कुल डिफरेंट चीजें, उनको मिक्सअप मत कीजिए। आप क्या पूछना चाह रहे हैं मुझे बताइए, आपका सवाल क्या है? सवाल ये कि आप स्पाउस हो EE नेशनल के, अच्छा, उसके बेस पे आपको यहाँ पे मिला है रेजिडेंट परमिट 5 साल का, ठीक है, वो खत्म होने के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंट परमिट मिलता है, ठीक है, जो इंडेफिनिट लीव होता है जी। उसके बाद आप नेशनलिटी के लिए कब एलिजिबल होते हैं? आपको जब इंडेफिनिट लीव मिल जाती है, अगर आप यूरोपियन नेशनल के साथ रह रहे हैं, यूरोपियन नेशनल के वाइफ या हस्बैंड के तौर पर रह रहे हैं, तब भी आपको 1 साल गुजार के फिर अप्लाई करना होगा इसके लिए, 1 साल गुजारने के बाद नेशनलिटी के लिए। लेकिन अगर आप ब्रिटिश नेशनल, अब वो स्पाउस और डिपेंडेंट की जो कर रहा था, अब शायद आपको समझ आएगी। स्पाउस कहा जाता है सिर्फ इमिग्रेशन रूल्स के तहत, और अगर आप ब्रिटिश नेशनल के स्पाउस होते हैं, यानी आप इमिग्रेशन रूल्स के अंदर आते हैं, तो आपको 5 साल रेजिडेंस परमिट की 5 साल रेजिडेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर आपकी 3 साल की रेजिडेंस रिक्वायरमेंट होती है। और उसमें आपको इंडेफिनिट लीव मिलने के बाद इंतजार भी नहीं करना पड़ता 1 साल का। जब आपको इंडेफिनिट लीव मिलती है तो आप बेशक अगले दिन अप्लाई कर सकते हैं, इफ यू आर मैरिड टू अ ब्रिटिश नेशनल। लेकिन अगर आप यूरोपियन नेशनल के साथ शादी करके चल रहे हैं तो आपको यूरोपियन डिपेंडेंट कहा जाता है, वो स्पाउस वीजा नहीं कहलाता। फिर जब आप यूरोपियन डिपेंडेंट वीजा के ऊपर चल रहे होते हैं और आपको परमानेंट रेजिडेंस या सेटलमेंट मिल जाती है, वो परमानेंट रेजिडेंस मिलने के बाद 1 साल आपको फिर भी इंतजार करना पड़ेगा, और फिर जाके आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रेजिडेंस रिक्वायरमेंट सारी पूरी करते हैं। क्लियर हो गया सर? थैंक यू वेरी मच सर। यू आर मोस्ट वेलकम जी, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन जी। इनका सवाल बहुत अच्छा है, इसलिए भी है कि बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं समझते कि इमिग्रेशन रूल्स में और यूरोपियन रेगुलेशंस में एक फर्क क्या है। जब आप परमानेंट रेजिडेंस की बात करते हैं तो परमानेंट रेजिडेंस, सेटलमेंट, इंडेफिनिट लीव, तीनों एक ही चीजें हैं, लेकिन कौन से रूल्स के तहत दिया गया वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से रूल्स आपके ऊपर अप्लाई होंगे। जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मेरा सवाल ये कि हमें मिला था ये 2.5 साल का वीजा 7 ईयर की बेस पे जी, तो उसकी जब एक्सटेंशन हो गई, अभी तक एक्सटेंशन हमारी कोई 6-7 महीने बाद हुई है, ठीक। तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट है? क्योंकि जब पहली दफा किया था उसमें भी कोई थी, लेकिन वो तो नहीं हुई, नहीं की इंग्लिश, तो वो तो जी मिल गया था। ठीक। अभी जब फर्स्ट टाइम हमें
एक्सटेंशन के लिए जाएंगे तो हमें कुछ इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, अगर है तो वो क्या है? अच्छा, आपको अभी जो वीजा मिला है, आपको मिला है ऑन द बेसिस कि आपके बच्चे के 7 साल कंप्लीट हो गए और आपको 2.5 साल की लीव मिली, करेक्ट? जी जी और आपको 10 साल के रूट के ऊपर डाला गया, ठीक है ना जी? जी जी। आपके ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जब एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी, आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप करना चाहें, अपनी तरफ से लगाना चाहें तो जरूर लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो रूल्स कहते हैं, जब आप 10 साल के रूट के ऊपर होते हैं, उसका मतलब यह होता है कि जिस बेसिस पे आपको स्टेटस मिला है उसी बेसिस पे आपको आगे लेके चला जाएगा, और आपकी जो वीकनेसेस या आपकी जो चीजें पूरी नहीं उतरती इमिग्रेशन रूल्स के ऊपर, उन चीजों को अलग रख दिया जाता है। अब जब आपको पहली लीव मिली उस वक्त आपके पास वैलिड स्टेटस नहीं था यूके में, करेक्ट सर? नहीं, वो साइलम पे थे। असाइलम पे थे ना, तो आपको असाइलम की वजह से आपको मतलब स्टेटस नहीं मिला हुआ था। सो आपको जब उन्होंने लीव दी तो उसमें उन्होंने रिकग्नाइज किया इस चीज को कि आपके पास वैलिड स्टेटस नहीं है, लेकिन आपके बच्चे के क्योंकि 7 साल कंप्लीट हो गए हैं तो स्टेटस ना होने के बावजूद आपको उन्होंने स्टेटस दे दिया। अब जब आप एक्सटेंशन के लिए जाते हैं तो आप उसी बेस पे चल रहे हैं ना कि जी मेरा बच्चा है जिसके साथ हम रहते हैं और वो फैमिली लाइफ की बेस पे मुझे स्टेटस दिया जाए। सो उसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू। टिल दैट मतलब हम जब तक 10 साल तक पहुंचते हैं हमें कभी भी इंग्लिश जी, आपको 10 साल के रूट के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट कहीं पे भी पूरी करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, जब 10 साल आपकी कंप्लीट होते हैं तो उस वक्त आपको इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना होगा। उसके लिए आपको लाजमन इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी, अगर तब तक भी उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को रखा हुआ। क्योंकि इस वक्त अगर कोई 10 साल के रूट पे चल रहा है और वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा एट लेवल B1, और साथ उनको लाइफ इन द यूके टेस्ट भी करना पड़ेगा। सो बस ये चीज याद रखिएगा कि जब आपके 10 साल कंप्लीट होते हैं तो जो भी इंडेफिनिट लीव की रिक्वायरमेंट्स होंगी इंग्लिश की या लाइफ इन द यूके टेस्ट की, वो आपको उस वक्त करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। और सॉरी एक छोटा सा और जी। हमें जब ये 2.5 साल की अप्लाई की थी तो फी वेवर ऑटोमेटिक मिल गया था क्योंकि पासपोर्ट ना सपोर्ट पे थे, ठीक। जब करेंगे तो फिर भी मिल जाएगा या फिर ऑटोमेटिक कुछ नहीं मिलेगा जी। अगर आपने अप्लाई करना है और आप फीसें नहीं अफोर्ड कर सकते, अभी आपको नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स मिला हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं, हमें अलाउड है। आपको बेनिफिट्स अलाउड है? जी जी। अगर बेनिफिट्स आपको अलाउड हैं तो आपको फी रिमिशन के लिए अप्लाई करना होगा कि आपको फी वेवर अलाउ किया जाए। आपको जब वो मिल जाएगा तो फिर आपने अपनी एप्लीकेशन डालनी है। ये चीज याद रखिएगा कि ये ऑटोमेटिक नहीं होता जी। आपका अगर मैच सपोर्ट पे भी रह रहे होते हैं, हमें तब भी आपकी फी वेवर एप्लीकेशन डालनी पड़ती है कि आपको एग्जेम्प्ट किया जाए क्योंकि आप मैच सपोर्ट ले रहे हैं। उसी तरह अगर आपको बेनिफिट्स अलाउड हैं तो आपकी जब एक्सटेंशन का टाइम आएगा तो आपके लिए उस वक्त फी वेवर की एप्लीकेशन डाली जाएगी, ये कह के कि क्योंकि आपके बेनिफिट्स चल रहे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते फीसें पे करना, इसलिए आपको फी वेवर अलाउ किया जाए। इस वक्त जो हम चेंज ऑफ कंडीशंस एप्लीकेशन डाल रहे हैं ये कोरोना वायरस की वजह से और सारा कुछ, उसके अंदर हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी कंडीशंस को चेंज किया जाए। और अगर आपकी कंडीशंस चेंज नहीं भी होती और आपकी कोई एक्सटेंशन का टाइम आ रहा है तो हम उसमें फी वेवर की एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि आजकल की सिचुएशन को देखते हुए आपको अलाउ किया जाए कि फी वेव कर दी जाए आपकी। ओके, सही है, थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम जी। ओहो, आई एम सो सॉरी, जरा जल्दी मैंने इसको दबा दिया। अभी आप बात कर रहे थे, गलती हो गई सर, माफ कीजिएगा। अगली कॉल लेते हैं जी। जी हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हो? ठीक हो भाई? अल्लाह का शुक्र। मेरे को आपको एक क्वेश्चन करना था, सिंपल सा। जी क्या? सॉरी भाई कंट्री के अंदर में एक आपको एक चीज पूछनी चाहिए। जी बताइए। एक बार मेरी कंट्री में 2019 में आया था मेरा स्टूडेंट वीजा। ओके, मेरे को 14 महीने की वीजा मिली हुई थी। ठीक। तो मैंने एक बार वीजा फ्रेम करवाई 2011 के अंदर। फिर उसके बाद मेरे को 3.5 साल की मेरे को वीजा मिली थी। फिर उसके बाद 15 में फिनिश हो रही थी। फिर मैं एग्जाम दिया था टॉइक का। तो फिर इन लोगों ने टॉइक का एग्जाम दिया था 15 के अंदर। मैं प्रोसेस चलता रहा। मेरे पास इनफ टाइम मेरा अप्लाई करने के लिए। फिर मैंने इसके ऊपर डाला था, ह्यूमन राइट मैंने डाला हुआ था मेरा जी। तो फिर उसके साथ साथ मेरे को लड़की भी मिल गई शादी करने के लिए। अच्छा, फिर मैंने ह्यूमन राइट में टाइम पे जो केस डाला था मैंने, तो इन लोगों ने रिफ्यूज किया था। फिर मैंने इसके साथ साथ मैंने शादी कर ली। फिर मैंने शादी का केस डाला। मेरे भाई एक मिनट रुक जाइए। आप मुझे फेसबुक पे फोन कर रहे हो, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ फोन के ऊपर स्पीकर के थ्रू, और उसमें भी आपकी कुछ ना कुछ आवाज कट रही है, और आप इतनी ज्यादा डिटेल में जा रहे हो, मैं कैसे फॉलो करूंगा सारी चीज को? भाई आप मुझे बताइए आपका सवाल क्या है, मैं फिर वहां से बिल्डअप कर लूंगा अपना। बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल इतना ही है कि मैंने 2015 के अंदर मैंने अप्लाई किया था जी। कि जो मैंने
मेरे पास टाइम नहीं था इनफ, तो मैंने इसको पे 15 में अप्लाई किया था, सो स्टूडेंट वीजा पे यूआई पे मैंने अप्लाई किया था। तो उन लोगों ने रिफ्यूज किया, फिर मेरे को शादी करने के लिए मेरे को लड़की मिल गई, मेरी वाइफ मिल गई, फिर मैंने शादी किया, मैंने फिर अप्लाई किया, फिर शादी के लोगों ने 2 साल के बाद इन लोगों ने ऐसा बोला कि तूने क्या, मेरा इन लोगों ने वीजा रिफ्यूज किया, बोलता है टॉय के तुमसे ने वैसे दिया हुआ है, फ्रॉड किया हुआ है हमारे साथ। उसने मेरे कैसे बोला थे वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब कुछ तो सॉर्ट आउट हो गया। फिर लोगों ने 2 साल 3.5 बाद उसने 2-3 साल के बाद उसने वीजा दी मेरे को 18 के अंदर। फिर उन लोगों ने 10 ईयर्स बेस के ऊपर मेरे को वीजा दिया। मैं आपको इतना पूछना था, मैं अभी मेरा 10 साल फिनिश हो गया है, अभी मैं 10 साल फिनिश में 19 गया था, मैं 20 में 10 साल फिनिश हो गया, मैं इंडेफिनिट के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। भाई अगर आप इंडेफिनिट के लिए जाना चाहते हो तो आपको प्रूफ करना होगा ना कि आपका सारा टाइम लीगल गुजरा है। क्या आपके 10 साल सारे के सारे लीगल गुजरे हैं यहाँ पे? नहीं, मैंने 2015 के अंदर मेरे पास टाइम नहीं था। नहीं, जो भी था, आप कहो मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, कोई भी वजह हो, अगर आपने कहीं पे भी कोई एप्लीकेशन ऐसी की जो आपकी ऑन टाइम नहीं थी, या आप ओवरस्टेयर हो गए, या आपका कहीं पर गैप आ गया, तो आप 10 साल की बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपने मुझे बहुत सारी डिटेल्स बताई हैं और आखिर में आपका सवाल बिल्कुल डिफरेंट था। आपने जो मुझे डिटेल्स बताई कि जी आप स्टूडेंट आए, फिर आपने वो टॉय कर लिया, फिर आपको रिफ्यूज किया गया, आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन रिफ्यूज की गई, फिर आपने शादी कर ली, फिर आपने शादी के 2 साल के बाद अप्लाई किया, आपको 10 साल के रूट के ऊपर वीजा मिल गया, अब आपके पास वैलिड लीव है, करेक्ट? जी, अभी आपके पास वैलिड लीव चल रही है। लेकिन अगर आप इंडेफिनिट लीव की बात करते हैं तो आपको अभी से पीछे 10 साल देखना है, क्या उन 10 सालों में आपका कंटिन्यूअस लीगल स्टेटस रहा। अगर आप कहीं पे थोड़ा सा भी ओवरस्टेयर हुए हैं तो उसका मतलब आपका कंटिन्यूअस 10 ईयर्स का लीगल स्टेटस नहीं रहा, और अगर वो नहीं रहा तो आप 10 ईयर्स की बेस पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको सीधा सीधा रिफ्यूज कर दिया जाएगा, वही गैप का हवाला देखिए। ठीक है, चल, you're welcome जी, you're welcome। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है एक कॉल मैं अभी और ले लूंगा, सो जो भी नेक्स्ट कॉल आएगी आई विल टेक दैट एज द लास्ट कॉल। और चलें, फोन तो आ ही गया है, चलें अगली कॉल ले लेते हैं जी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी, मेरा एक सवाल है कि हमें प्रोटेक्शन रूट पे अलर्ट दिया गया था, तो हमें ये ब्रिटिश सिटीजन नेशनलाइजेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज या वेल, नेचुरलाइजेशन के लिए आपको अपना लाइफ इन द यूके टेस्ट करना है, आपको अपना B1 टेस्ट लगाना है। B1 कर लिया हुआ आपने? नहीं, B1 नहीं किया। अच्छा चलें, खैर इंग्लिश लैंग्वेज आपने फिर B1 लेवल तक करना है, लाइफ इन द यूके टेस्ट आपने करना है। ये तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं। बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट बनती है वो ये कि आपने पिछले 5 साल जो गुजारे हैं वो आपने लीगल स्टेटस के ऊपर गुजारे हैं। वो दैट सीम्स अ बिट रॉन्ग टू से, बिकॉज जब हम गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट देखते हैं तो उसके अंदर आपके लीगल स्टेटस को 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया जाता है। आप कब से आए हुए हैं यूके में? 2000 हमें ILR दिया गया था 2015 में। ILR आपको 2015 में दिया गया ऑन द बेसिस? नो, ILR अभी दिया गया 2015 से अब तक। राइट, सो 2015 में आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिला, उससे पहले क्या आप लीगल थे? जी हाँ। जी हाँ, सोच के बताइएगा, बिकॉज अगर आपके पास वैलिड स्टेटस था सिर्फ तब आप लीगल थे। अगर आपने कहा कि जी मैंने अप्लाई किया हुआ था, मैं साइन करने जा रहा था, होम ऑफिस के रिकॉर्ड्स में था, उनके साथ मेरा कुछ ना कुछ चल रहा था, कोई ना कोई एप्लीकेशन पेंडिंग थी, वो जरूरी नहीं कि आपका लीगल स्टेटस चल रहा हो। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। PSW पे थे हम लोग। चलें, अगर आपका PSW था, उस PSW के खत्म होने से पहले आपने असाइलम अप्लाई कर दिया और आपको असाइलम ग्रांट हो गया, देन दैट मीन्स कि आपका सारा टाइम वो लीगल गुजरा। अगर थ्रू आउट आपका टाइम लीगल गुजरा है यूके में, कहीं पे भी कोई गैप नहीं आई है, और अब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंडेफिनिटली मिलेगा आपको। 1 साल अगर गुजर गया, आपने बताया 2015 में आपको उन्होंने रेफ्यूजी स्टेटस दिया, सो अभी 2020 में ही जाके आपको कहीं ना कहीं मिला होगा, करेक्ट? जी बिल्कुल। जी, कितनी देर हो गई आपको मिले हुए इंडेफिनिट लीव? It's 5-6 months। 5-6 months। well 5-6 months, अगर 6 months हो गए हैं तो फिर आपको 2019 में मिला होगा, सो नॉट इन 2020। सो हम जब 2020 की बात करते हैं, लेट्स से आपके 3 महीने गुजर गए हैं, सो आपको अभी पूरा 1 साल और गुजारना है। वंस अ होल ईयर कंप्लीट्स आफ्टर योर इंडेफिनिट लीव, फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो B1 टेस्ट देना है, लाइफ इन द यूके देना है। जी, B1 और लाइफ इन द यूके, ये तो 2 आपकी रिक्वायरमेंट्स है जो अभी हैं। आपका जब 1 साल गुजरता है उस वक्त प्लीज चेक कीजिएगा कि उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, दे माइट हैव चेंज्ड। अच्छा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, Thank you very यू much. मोस्ट वेलकम Thank जी, you. यू मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। गुड बाय। दोस्तों, आज का कानून और आप सेशन अब खत्म होता है। इसको हम खत्म करके, अब खत्म होने का मतलब ये कि अब प्लीज इस फोन के ऊपर आपने दोबारा कॉल नहीं अब करनी। अगर आप बात करना चाहते हैं, अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, तो अब आपको फोन कंसल्टेशन बुक करनी है या वीडियो कंसल्टेशन बुक करनी है। जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था, मैं अपनी तरफ से कम्युनिटी के लिए एक काम करने की कोशिश करता हूं। ये जो चीज मैं आपके साथ अभी कर रहा हूं, ये भी मेरा कम्युनिटी वर्क है। इसके अलावा जो मैं ईमेल्स पे जवाब देता हूं, या मैं मैसेजेस पे जवाब देता हूं, या मैं कमेंट्स के ऊपर जवाब देता हूं, ये भी मेरा कम्युनिटी वर्क है। लेकिन कम्युनिटी वर्क के ऊपर इंसान खा पी के गुजारा नहीं कर सकता। सो मुझे कुछ काम भी करना पड़ता है। जब आप देखें तो जरा सोच के देखिए कि ये वकालत मेरा पेशा है, ये मेरा काम है, ये मेरी लाइवलीहुड है, और ये मेरी जरिया मुआश है। सो उसको अगर आप हर वक्त ये कहेंगे कि जी मैं हर वक्त फ्री करता रहूं, तब वो जरा मुश्किल हो जाता है और वो इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं अपनी हद तक जहां तक जा सकता हूं, मैं हेल्प करने की कोशिश करता हूं। मैं आजकल तो इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी बना रहा हूं लोगों के लिए, मैं डिस्काउंट्स भी कर रहा हूं। जहां जहां जो मैं हेल्प कर सकता हूं वो मैं जरूर करता हूं। लेकिन अगर हर बंदा मुझे यही कहे कि जी आप बस फ्री में काम कर दें, बस मुझे फ्री में जवाब दे दें, मुझे फ्री में लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेज दें, फ्री में इंस्ट्रक्शंस भेज दें, मैं वो सारा वक्त नहीं कर सकता। कुछ काम होता है, उसको काम की तरह ही रखना चाहिए। मेरी तरफ से मैं हाजिर हूं, अपने सवाल पूछिए। अगर आपका शॉर्ट सवाल होता है तो मैं आपको जरूर जवाब देता हूं। अगर आपकी बहुत ज्यादा डिटेल में आप सवाल पूछते हैं और उसके लिए मुझे और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है लीगल एडवाइस देने से पहले, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ फोन कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन बुक कर लें। उसका फायदा क्या होता है कि मैं सुकून से पूरी अटेंशन के साथ आपकी बात सुनता हूं और उसके बाद आपको मैं जवाब देता हूं। झटका या शॉर्टकट मारने वाली बात नहीं होती। हाँ, अभी आपने सवाल पूछा कि जी मुझे यहां पर नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मुझे किस लेवल पे करना है, आई हैव नो प्रॉब्लम गिविंग यू एन आंसर। मैं आपको उसी वक्त जवाब दे देता हूं। लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि अच्छा जी मेरे केस को समझें, मेरे केस की डिटेल्स को समझें और उसके मुताबिक मुझे फिर जवाब दें, उसके लिए फिर कंसल्टेशन बुक कर लीजिएगा, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको प्रॉपर जवाब दे सकूं, बजाय इसके कि कुछ बात समझूं कुछ बात ना समझूं और आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का। ये जो आखिर में मैंने बात कही है, इसको प्लीज जरा खुले दिल से देखिएगा। सिर्फ ये सोच के नहीं कि बस लालची बंदा है, ये पैसे कमाने के लिए काम करता है। मैं पैसे कमाने के लिए भी काम करता हूं, जिस तरह हर कोई करता है। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपके सुनने का और देखने का। और अपने कमेंट्स डालिएगा, अपने मैसेजेस डालिएगा, कुछ छोटा मोटा सवाल हो तो जरूर डालिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। उससे पहले कोई अपडेट वाली बात हुई, कुछ जोश बना, तो मैं उससे पहले भी आपसे बात कर लूंगा। बहुत शुक्रिया देखने का और सुनने का। इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। खुदा हाफिज।